इंडियन पॉलिटिकल थॉट, शुरू में अगर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट को देखते हैं तो धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का जिक्र मिलता है। जो धर्मशास्त्र है उसमें कर्तव्य पालन की बात की जाती है, और जो ऋषि मनु हैं वो धर्मशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं और मनुस्मृति की रचना की है उन्होंने। अर्थशास्त्र की बात करें तो भौतिक और सांसारिक आयाम को देखते हैं, और उसमें राज्य का भी जिक्र देखने को मिलता है, स्टेट का। एंड उसके जो कर्ता धर्ता है वो कौटिल्य है, चाणक्य जिन्हें बोला जाता है। तो सनातन धर्म के अनुसार पहला योगी पुरुष मनु है, और मनुस्मृति की रचना की उन्होंने। और धार्मिक सामाजिक ग्रंथ के साथ राजनीतिक ग्रंथ भी है, क्योंकि उसमें राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जिक्र मिलता है। कुल 12 अध्याय है मनुस्मृति में और 26,842 श्लोक है। जो राज्य संबंधित विचार है यहाँ पर मनु के, वो कहते हैं कि राज्य की देवी उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन करते हैं वो। राज्य से पूर्व अराजकता थी, वह मत्स्य न्यायिक था। ब्रह्मा जी ने राज्य का निर्माण किया, वह उससे राजा की उत्पत्ति हुई। मनु को राजा नियुक्त किया। प्रजापालक राजा के आदर्श को विकसित करना, ईश्वर के भांति अपनी प्रजा का पालन करना, ये सब जो राजा थे उसके गुण थे, ये बताया उन्होंने। राजा 8 देवताओं के गुणों को धारण करने वाला बताया गया है। राजा का कार्य प्रजा की रक्षा करना, पालन पोषण करना, इसलिए कि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। सर्वगुण संपन्न राजा की बात करते हैं मनु। मनु राज्य के 7 अंगों का उल्लेख करते हैं, जिससे सप्तांग राज्य सिद्धांत निकल के आता है। जिसमें पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य जिसका अर्थ है मंत्री, तीसरा है राष्ट्र, चौथा है पुर जिसका किला अर्थ है, पांचवा है कोश, छठा है दंड और सातवां है मित्र। तो ये मनु के सप्तांग राज्य के 7 सिद्धांत है जिनका समान महत्व है। मनु ने राज्य के सभी अंगों को समान महत्व प्रदान किया है तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण को स्वीकार किया है। मनु के सामाजिक विचार, वर्ण व्यवस्था पर विचार देखते हैं हम यहाँ पर। कि सामाजिक वर्गीकरण करा है कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। जो वो कहते हैं कि देव पुरुष है, उनके मुख से तो ब्राह्मण निकले हैं, और जो धड़ है उससे क्षत्रिय निकले हैं, जंघा है उससे वैश्य, और जो नीचे पैर है वहाँ से शूद्र निकले हैं, ये बोला जाता है। आदि पुरुष के अंगों से ये बात करते हैं, और जन्म आधारित है ये। आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं कि मानव जीवन के औसत आयु 100 वर्ष मानी है। मनु ने 100 वर्ष मानी है एक मनुष्य की जो औसत आयु है। और वो फिर उसको 4 अवस्थाओं, 4 आश्रमों में बांटते हैं। पहला है ब्रह्मचार्य आश्रम जो 0 से 25, जन्म से 25 साल तक। फिर गृहस्थ आश्रम जो 25 से 50 साल। और फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम जो 50 से 75 साल। और फिर आता है संन्यास आश्रम वो 75 से 100 साल। मनु के पुरुषार्थ पर विचार देखने को मिलते हैं यहाँ पे कि मनु जीवन का वह उद्देश्य है जिसे प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। वो बताते हैं कि धर्म, कर्तव्य पालन, स्वधर्म पर निर्भर रहना, अर्थ, धन, आजीविका ये कमाना, काम जिसमें संतान, शारीरिक व भौतिक सुख शामिल है, और जो सबसे प्रमुख है वो है मोक्ष, मुक्ति, इस चक्र से मुक्त हो जाना। फिर वो उच्चतम पुरुषार्थ बताते हैं मोक्ष को, कि अर्थ पालन सभी अवस्थाओं में करना होगा, धर्म पालन सभी अवस्थाओं में करना होगा, ये बात मनु बोलते हैं। अर्थ व काम गृहस्थ आश्रम में भोग सकते हैं। स्त्रियों पर मनु के विचार है कि 5वें अध्याय में 148 श्लोक में उनके विचार देखने को मिलते हैं। ये स्त्रियों को पुरुषों से हीन माना है। स्त्रियों को जीवन में कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। विवेकहीन होने के कारण भ्रष्ट हो सकती है। बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन तथा बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रखा जाना चाहिए। महिलाओं को पैतृक संपत्ति व शिक्षा से वंचित किया है। वेद पढ़ने व यज्ञ करने पर पाबंदी लगाई है। अल्प आयु में विवाह का समर्थन किया है मनु ने। फिर यहाँ पर इन्हीं के विचारों में एक तरीके का वहाँ पे विरोधाभास दिखता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये बात ही मनु कहता है। 1927 में अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था भेदभावपूर्ण विचारों के कारण। दंड व न्याय से संबंधित जो विचार है वो 7वें से 8वें अध्याय में है मनुस्मृति के। दंड को वो कहते हैं कि सर्वोच्च शक्तिशाली है क्योंकि यह राज्य की शक्ति है। न्याय के बिना राज्य प्राण के बिना दह के समान है, ये बात मनु बोलते हैं। 4 प्रकार के दंड की बात करते हैं मनु। पहला है वाग्दंड जिसमें सुनाना होता है। धिकदंड जिसमें मतलब गरियाना होता है। अर्थदंड मतलब उससे जुर्माना लेना, हर जाना। भौतिक दंड ये होता है कि उसकी संपत्ति कब्जा ली, जेल में डाल दिया, ये सारा। फिर कौटिल्य की बात आती है यहाँ पर। कौटिल्य जो ईसा 4वीं शताब्दी में थे, वो ईसा पूर्व 4th सेंचुरी, मगध साम्राज्य में उनका देखने को मिलते हैं। वो प्राचीन संबंध है वहाँ से। प्राचीन भारतीय चिंतन का जनक माना जाता है, राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है कौटिल्य को। बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और नंद वंश की समाप्ति को में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने। अन्य नाम चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार, पीएम थे, उनके गुरु थे।
इनकी जो किताब है अर्थशास्त्र, वो शासन कला पर लिखा है इन्होंने। जो श्याम शास्त्री है 1905 में अर्थशास्त्र की पांडुलिपियों को बुक की शक्ल दी उन्होंने। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण व 150 अध्याय हैं। सरकार के 34 भागों का वर्णन देखने को मिलता है अर्थशास्त्र के अंदर। चाणक्य आधुनिक भारत का मैकियावेली है, ये जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं। राज्य सिद्धांत की बात करते हैं कि 7 अंगों से युक्त संस्था सप्तांग राज्य है की बात करते हैं। राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते द्वारा होती है, ये बात चाणक्य बोलते हैं। राज्य पूर्व मत्स्य न्याय व अराजक अवस्था थी, इसमें सुधार के लिए सामाजिक समझौता होता है। कानून का पालन करवाने व शासन क्रियान्वयन के लिए सामाजिक समझौता करते हैं वहां पर लोग। राजा के कर्तव्य व प्रजा के कर्तव्य बताते हैं कि राजा का कर्तव्य है जन व धन की रक्षा करेगा, और प्रजा का कर्तव्य है कि वो उनका 1/6 हिस्सा देगी राजा को, शासन को मतलब चलाने के लिए इतने टैक्स पे करेगी। व्यापार का 10वां हिस्सा देगी, सोने का कुछ हिस्सा देगी, ठीक है। तब राजा वो रक्षा करेगा और अपने जो उसके राजा के कर्तव्य है उनका पालन करेगा। सप्तांग राज्य के 7 अंग बताते हैं कौटिल्य भी मनु के समान। तो उनके जो सप्तांग राज्य के 7 अंग है वो इस प्रकार है। स्वामी जिसमें शासक आता है, अमात्य मंत्री व नौकरशाही जिसमें आते हैं, जनपद जिसमें जनसंख्या व भूभाग आता है, दुर्ग की बात करते हैं वो किलेदार राजधानी की, कोष खजाना, दंड में जो लोग सेना रखते हैं वो, और मित्र में सहायक राज्य। राज्य के कार्य बताते हैं वो कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, उद्योग कृषि व खनन का विकास, प्रजा का जीवन बेहतर बनाना, इस पर वो बात करते हैं। भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, प्रजा के विभिन्न वर्गों के कल्याण को निर्देशित करना, प्रजा के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना, कला व साहित्य को बढ़ावा देना, गर्भावस्था में स्त्रियों की देखरेख करना, वनों का संरक्षण करना, ये बात अपने सप्तांग राज्य के मतलब राज्य के जो कार्य बताते हैं कौटिल्य, वो ये कार्य बताते हैं। फिर मंडल सिद्धांत का जिक्र देखने को मिलता है जो 6ठे अधिकरण में और दूसरे अध्याय में है, जिसमें राज्यों का व्रत, राज्यों के समूह के मध्य आपसी संबंधों के संचालन के लिए मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि जो पड़ोसी राज्य उनके बीच किस तरीके के रिश्ते होंगे उसकी बात करते हैं। पड़ोसी राज्य के साथ कैसा व्यवहार कोई राज्य करेगा ये इसमें बताया गया है। राज्य विदेश नीति का संचालन किस प्रकार करेगा ये बताया गया है। राज्य अपने क्षेत्र का विस्तार किस प्रकार करेगा, वह सबल पड़ोसी से निर्बल राज्य अपनी रक्षा किस प्रकार करेगा, ये सब बातें मंडल सिद्धांत में देखने को मिलती है। फिर वो विजिगीषु का सिद्धांत देते हैं जिसमें विजय की इच्छा रखने वाले राज्य की बात करते हैं, और कौटिल्य के अनुसार कि पड़ोसी राज्य का मित्र होना असंभव समान है। वो कहते हैं कि जो पड़ोसी राज्य है वो कभी भी मित्र नहीं हो सकते, ये बात कौटिल्य बोलते हैं। कुल 12 राज्यों का व्रत मंडल सिद्धांत में वो बताते हैं कि 4 प्रकार के राज्यों का वर्णन किया है, जिसमें मित्र राज्य, शत्रु राज्य, मध्यम राज्य और उदासीन राज्य। कूटनीति पर कौटिल्य के विचार कि 4 सिद्धांत है, साम दाम दंड व भेद। ये कौटिल्य की कूटनीति है जिसमें वो 4 सिद्धांत देते हैं, साम दाम दंड भेद। साम होता है समझाना, दाम होता है लालच देना, आर्थिक सहायता करना, दंड होता है डराना बल प्रयोग द्वारा, भेद होता है कि फूट डालना, आंतरिक विद्रोह भड़काना, ये सब उसमें आता है। अब सामाजिक विचारों पे गौर करते हैं कौटिल्य के। सामाजिक विचार इस प्रकार है कि वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है परंतु कर्म के आधार पर, महिला उत्तराधिकार का समर्थन करता है, दंड में समानता के लिए सिद्धांत का विरोधी है, भ्रष्टाचार 40 तरीके के भ्रष्टाचार का उल्लेख करता है, जीभ पर रखे शहद व जहर का स्वाद कोई व्यक्ति ना ले यह असंभव है, इसी प्रकार राज्य के कर्मचारी धन चोरी ना करे ये भी असंभव है, ये बात चाणक्य बोलते हैं। भ्रष्टाचार के प्रकार बताते हैं कि कर्मचारियों द्वारा धन लेकर खाते में दर्ज न करना, देर से धन प्राप्त करना, प्राप्ति को दर्ज करना, राजस्व की प्राप्ति से पहले ही उसे बही खाते में दिखा देना, किसी कर्मचारी को भुगतान न करना व खाते में भुगतान दिखाना इत्यादि। और भ्रष्टाचार से निपटने के उपाय वो देते हैं कि समय समय पर स्थानांतरण करना चाहिए, जानकारी के लिए जासूस रखने चाहिए, नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था स्थापित करना, और वो कहते हैं विसल ब्लोअर्स को बढ़ावा देना चाहिए जो अंदर की खबर बाहर लेके आ जाएगा कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो। महात्मा गांधी को देखते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म होता है गुजरात के पोरबंदर में। 30 जनवरी 1948 को मृत्यु होती है नाथुराम गोडसे द्वारा गोली मारकर। पिता करमचंद गांधी थे और वो वैश्य परिवार में जन्मे थे जो इत्र का व्यापार करता था। राजकोट रियासत में दीवान थे उनके पिता, और लंदन इनर टेम्पल से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली थी। और अब्दुल्ला सेठ का साउथ अफ्रीका में एक संपत्ति विवाद चल रहा था जिसमें गुजराती और इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति चाहिए था उन्हें, तो गांधी उनका केस लड़ने साउथ अफ्रीका जाते हैं। फिर वो रंग भेद के खिलाफ वहां पर लड़ते हैं। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे होते हैं, तभी पीटर मैरिट्सबर्ग पर ट्रेन से उतार दिया जाता है उन्हें और मारपीट की जाती है उनके साथ। तो उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, फिर भी मगर रंग भेद के लिए कि गोरे ही बैठ सकते थे फर्स्ट क्लास में, टिकट है डजेंट मैटर।
1915 भारत आए और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना उन्होंने। ठीक है। अब धर्म व राजनीति पर गांधी के विचार देखते हैं कि धर्म व राजनीति के मध्य घनिष्ठ संबंधों के समर्थक थे गांधी। धर्म के बिना राजनीति मृत प्राय है, ये बात बोलते थे वो। और धर्म सार्वभौमिक नैतिकता की बात करता है गांधी के अनुसार। ये अर्थ है उसका कि दया, करुणा, परोपकार, ये सारे गुण होते हैं धर्म से नैतिकता में जो बढ़ते हैं। बाह्य जो धर्म है वो है उपासना, आचरण, कर्मकांड, प्रतीक, ये सारे उसमें आते हैं। और आंतरिक है शिक्षा, नैतिक मूल्य, ये सारी चीजें। राजनीति पे गांधी कहते हैं कि लोकनीति के तौर पर जन कल्याण केवल सत्ता प्राप्ति का मार्ग नहीं है राजनीति। तो लोकनीति के तौर पर जन कल्याण की भावना होनी चाहिए, जो भी राजनीति में आना चाहिए। सेवा का मार्ग है, ना कि सत्ता प्राप्ति का मार्ग है। और दरिद्र नारायण का वो सिद्धांत देते हैं कि हर दरिद्र में ईश्वर बसता है, ये बात बोलते हैं। वंचित वर्ग की सेवा का माध्यम है राजनीति, वो ये बात बोलते हैं यहाँ पर। विचारों को लागू करने के क्रम में गांधी यह स्पष्ट करते हैं कि नैतिक साधनों का प्रयोग करके ही समाज सेवा का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। दोनों के समन्वय की बात करते हैं गांधी, धर्म और राजनीति के। सत्य की अवधारणा, गांधी कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। मैं एकमात्र जिस ईश्वर को जानता हूँ वह सत्य ही है, ये बात गांधी बोलते हैं, कथन गांधी का है। सत्य को वो दो भागों में बांटते हैं, एक निरपेक्ष, एक सापेक्ष। अनिरपेक्ष जो है वो ईश्वर का सत्य है, सत्य ही परम सत्य है, उसके तहत ये बात आती है। वो सापेक्ष में आता है कि व्यावहारिक सत्य है, जीवन में असत्य से बचना ही सत्य है, विचार व कार्य में एक रूपता लाना सत्य है, सापेक्ष सत्य है गांधी के अनुसार। गांधी अपनी अंतरात्मा के निर्देशों के साथ विचरण करने को ही सत्य मानते हैं। हिंद स्वराज जो किताब है, व्यक्ति की अंतरात्मा में ईश्वर का वास होता है, जो अंतरात्मा कहती है वही सत्य है, ये बात गांधी बोलते हैं अपनी किताब हिंद स्वराज में। वेदांत का जिक्र मिलता है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है, ये सिद्धांत वेदांत का है और इसे भी गांधी शामिल करते हैं अपने जीवन में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किताब है इनकी, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उसका जिक्र यहाँ पे देखने को मिलता है। अंतरात्मा की शुद्धि के लिए इस किताब में गांधी बताते हैं कि अपरिग्रह, असंग्रह ना करना, इसकी बात करते हैं। अहिंसा को अपनाना, चोरी ना करना, अस्त्य की जिसे बात करते हैं कि चोरी ना करना, और ब्रह्मचार्य, शारीरिक भोग की पाबंदी, इन सब की बात करते हैं वो अपने अंतरात्मा की शुद्धि के लिए गांधी यहाँ पर। अहिंसा पर गांधी कहते हैं गांधी का दर्शन का आदर्श है अहिंसा, और अहिंसा दो प्रकार की बताते हैं, एक है निषेधात्मक और एक है भावात्मक। निषेधात्मक में आता है कि चोरी ना करना, नुकसान ना पहुंचाना। भावात्मक में आता है कि असहाय की सहायता करना, प्राणियों के प्रति दया, करुणा और प्रेम भाव रखना। जो निषेधात्मक अहिंसा है वो मनसा वाचा कर्मणा की बात वहां पर करते हैं, और भावात्मक अहिंसा में कहते हैं कि प्रेम, धैर्य, वीरता व अन्याय का विरोध करना, ये उसके अंग है। निरपेक्ष अहिंसा व अनिवार्य अहिंसा का गांधी ने विचार दिया है। निरपेक्ष अहिंसा में किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा नहीं लिया जाएगा, यह केवल ईश्वर का गुण है। और अनिवार्य अहिंसा की बात वो करते हैं जब वो कहते हैं कि विशेष परिस्थितियों में हिंसा का सहारा लेना व अनजाने में हिंसा हो जाना, ये अनिवार्य अहिंसा का अंदर आता है। अहिंसा के 3 प्रकार बताते हैं गांधी, जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण और कायरों की अहिंसा। जागृत अहिंसा में बताते हैं कि अहिंसा को जीवन दर्शन के तौर पर अपनाया जाता है। इसमें हानि लाभ से परे है ये, और सत्याग्रह इसी के तहत आता है। औचित्यपूर्ण में वो कहते हैं कि एक अस्त्र के तौर पर अहिंसा का प्रयोग करना निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बलों का हथियार है, ये बात वो बोलते हैं। फिर एक कायरों की अहिंसा को यहाँ पर तीसरे प्रकार की अहिंसा का जिक्र करते हैं, जिसमें वो कहते हैं भयभीत होकर हिंसा को अपना लेना, ये कायरों की अहिंसा है। मतलब पहले तो अहिंसा के मार्ग पे थे, मगर लास्ट में परेशान होकर उन्होंने हथियार उठा लिया है इस प्रकार का, भयभीत होकर, डर कर। साध्य साधन की अवधारणा की वो बात करते हैं। साध्य होता है लक्ष्य और साधन होता है तरीका। साध्य व साधन को समान महत्व देते हैं। साध्य व साधन का वही संबंध होता है जैसे वृक्ष व बीज का। नैतिक साधनों का प्रयोग करके श्रेष्ठ साध्यों को प्राप्त किया जा सकता है, ये बात गांधी बोलते हैं। गांधी के राजनीतिक विचार, सत्याग्रह की वो बात करते हैं। सत्य की रक्षा करने के लिए किया गया प्रयास सत्याग्रह है। अहिंसक संघर्ष का एक तरीका है। शारीरिक बल के स्थान पर आत्मबल का प्रयोग किया जाता है। विरोधी का हृदय परिवर्तन करना इसमें उद्देश्य होता है। विशेषताएं हैं, केवल एक सिद्धांत नहीं है, कर्मयोग पर आधारित व्यवहारिक रणनीति है। जागृत अहिंसा को अपनाया जाता है, इसके तहत सदैव सत्य की रक्षा के लिए किया जाता है। विरोधी के प्रति द्वेष का अभाव होता है। अंतःकरण के आदेश की पालना, आत्मा से आने वाला आदेश अंतःकरण का आदेश वो होता है। विरोधी का कष्ट देने के बजाय स्वयं का सहा जाता है। भूख हड़ताल, अनशन, असहयोग, सविनय, अवज्ञा, उपवास, ये सब इसमें तरीके हैं। राज्य पर विचार रखते हुए गांधी कहते हैं कि हिंसा पर आधारित संगठन जो पूंजी
आबादियों के हितों और पूंजीपतियों के हितों की पूर्ति करता है। राज्य पर इस तरीके के विचार है जो मॉडर्न पश्चिमी राज्य की धारणा है उस पर। अराजकतावादी है आदर्श के स्तर पर। व्यवहारिक स्तर पर व्यक्तिवादी लोकतांत्रिक की बात करते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है राज्य। व्यक्ति की स्वावलंबन की भावना पर रोक लगाता है राज्य। राज्य विहीन समाज की संकल्पना राम राज्य है। तो जो राज्य विहीन समाज की बात करते हैं गांधी कि वही राम राज्य है। व्यक्तिवादी लोकतांत्रिक जन सहभागिता पर आधारित होता है, ये बात वहां पर वो बोलते हैं राज्य के संदर्भ में। गांधी के लोकतंत्र पर विचार। पाश्चात्य लोकतंत्र की आलोचना करते हैं गांधी। वो कहते हैं कि जनता चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चुनती है, चुनाव के बाद जनता शक्तिहीन हो जाती है, विशेष लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। इस आधार पर वो पाश्चात्य लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। और पश्चिमी लोकतंत्र दल प्रणाली पर आधारित दल के प्रमुख नेता देश के भाग्य विधाता बन जाते हैं। संसद को बांझ व वैश्या की संज्ञा दी है गांधी ने। एक बातूनी संस्था व बहुमत दल के नियंत्रण में चली जाती है। गांधीवादी लोकतंत्र, फिर वो अपना जो लोकतंत्र का सिद्धांत है वो देखने को मिलता है। ग्राम स्वराज पर आधारित है। एक ग्राम स्वराज पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं वो, और वो इसे ही वास्तविक लोकतंत्र मानते हैं, ग्राम स्वराज को। शक्तियों के बंटवारे पर विश्वास करते हैं कि गांव का महत्व होता है। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं वो। शक्ति विकेंद्रीकरण पर आधारित संस्था का समर्थन करते हैं। सत्ता नीचे से ऊपर की ओर जाती है। पंचायती राज पर आधारित लोकतांत्रिक राज्य की तुलना एक समुद्री वृत्त ओशियन सर्कल से की है उन्होंने, कि केंद्र में व्यक्ति, फिर ग्राम, फिर वो जिले की पंचायत, और फिर प्रांतीय पंचायत, और फिर एक केंद्रीय पंचायत। जो हमारा संसद है तो केंद्रीय पंचायत होगा, ये बात वो बोलते हैं। आर्टिकल 40 डीपीएसपी में उनके इन मूल्यों को शामिल किया गया था कि राज्य पंचायती राज की स्थापना का प्रयास करेगा, और फिर 73 और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज स्थापित कर दिया जाता है। राजनीतिक स्वाधीनता पर स्वराज का वो विचार देते हैं यहाँ पर। ब्रिटिश शासन का खात्मा स्वराज है एक राजनीतिक स्वाधीनता के तौर पर। तो यहाँ पर वो विचार रखते हैं कि पूर्ववर्ती विचारक है जो दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, ये सब, इन सब का मानना है कि ब्रिटिश शासन का खात्मा ही स्वराज है। वहीं पे गांधी का जो स्वराज है पूर्ववर्ती विचारकों से अलग है। वो कहते हैं व्यक्ति, ग्राम, राष्ट्र के लिए आवश्यक स्वराज की वो बात करते हैं। मनुष्य में दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, नैतिक व बौद्धिक तत्व। जब व्यक्ति के अंदर का नैतिक तत्व बौद्धिक तत्व को नियंत्रित कर ले तभी व्यक्ति अपना शासक बन जाता है, तब उसे स्वराज मिल जाता है। यहाँ पर गांधी ये बात बोलते हैं। काम, क्रोध, मोह व लोभ जैसे दुर्गुणों पर विजय पाना स्वराज है। स्वराज प्राप्त करके व्यक्ति एक नैतिक व्यक्ति बन जाता है, जहाँ वह स्वार्थ की बजाय लोक हित की बात करता है तथा अधिकारों की बजाय कर्तव्य को महत्व देता है। गांधी ने स्वराज का विचार देते हुए राष्ट्रीय व ग्राम स्वराज का विचार दिया। राष्ट्रीय स्वराज वह है कि राजनीतिक स्वाधीनता को महत्वपूर्ण माना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ स्वतंत्रता, समानता व न्याय से परिपूर्ण व्यवहार करने पर जोर दिया है। और ग्राम स्वराज में पंचायती राज पर आधारित स्वशासन व आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय स्थापित करने पर बल दिया है। न्यायशीलता का विचार देते हैं, वहां पर ट्रस्टीशिप का विचार देते हैं। संपत्ति के स्वामित्व व उपभोग से संबंधित विचार है ये। व्यक्ति स्वयं को उद्योग का स्वामी ना मानकर एक प्रबंधक, ट्रस्टी की भूमिका में रहे, उतना ही पैसा ले ट्रस्ट से जितना कि जीवन यापन के लिए आवश्यक है, शेष लाभ को समाज को समर्पित कर दे। गांधी के अनुसार जो भी उद्योगपति ऐसा नहीं करेगा उनके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाएगा। अपरिग्रह के दर्शन पर आधारित सिद्धांत है जो उपनिषद की इस मान्यता को स्वीकारता है, जिसमें यह लिखा है कि जीवन में उतनी संपत्ति रखनी चाहिए जितनी हम उपभोग कर सकते हैं। जो CSR है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसके तहत जो ये बड़े बड़े घराने हैं, इंडस्ट्रीज है, इनसे स्कूल चलवाए जाते हैं, जो स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, जो डोनेशन देते हैं, वो इसके तहत आता है। तो एक तरीके का इसको फुलफिल करने की ट्राई किया गया है वहाँ से। कायिक श्रम का सिद्धांत देते हैं। मूलभूत आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति करना, अपना खाना खुद बनाना, कपड़े धोना इत्यादि। प्रत्येक व्यक्ति हैसियत कुछ भी हो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें खुद तैयार करे। प्रत्येक व्यक्ति को उतना शारीरिक श्रम करना जरूरी है जितना उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी है। शारीरिक श्रम को मताधिकार का आधार बनाने का सुझाव दिया है उन्होंने। शारीरिक व बौद्धिक श्रम को समान महत्व दिया है। वकील व न्यायिक का कार्य समान है। सेल्फ डिपेंडेंट इंडिविजुअल की बात करते हैं, वो बनाना चाहते हैं इस प्रकार के लोग जो खुद में सक्षम हो, अपना कार्य खुद कर सकें। सामाजिक व्यवस्था पर विचार उनके सर्वोदय आधारित समाज की बात करते हैं वो, कि सभी का उत्थान उदय हो, जहाँ पर जीवन के सभी पक्षों व सभी वर्गों का उत्थान हो। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, परंतु वर्ण भेद का विरोध किया उन्होंने। गांधी के आदर्श समाज में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं होगा। गांधी ने सर्वधर्म संभाव पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की बात की है।
स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं, गोवध निषेध व शराब निषेध की बात करते हैं। वहीं पे शिक्षा योजना, वर्धा योजना उनकी देखने को मिलती है, जिसे वर्धा योजना भी कहा जाता है, शिक्षा योजना। पाश्चात्य शिक्षा की आलोचना करते हैं वो, क्योंकि वो व्यक्ति को स्वार्थी व आत्म केंद्रित बनाती है, केवल अक्षर ज्ञान मात्र है, ऐसा गांधी बोलते हैं पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के बारे में। शिक्षा ऐसी हो जो नैतिकता का विकास करे व आत्मनिर्भर बनाए, पूर्णता की ओर ले जाए, राष्ट्रीयता के मूल भाव को साथ लेकर चलने पर जोर देती है, स्वावलंबी बनाए। स्वदेशी शिक्षा योजना चार प्रस्तुत की उन्होंने, जिसमें वो नैतिक व आर्थिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर बल देते हैं। किताबी ज्ञान के साथ हस्तशिल्प, हुनर व कौशल विकास, कुटीर उद्योगों पर बल देते हैं। बुनियादी शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया है उन्होंने। गांधी की शिक्षा योजना व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त करने के साथ ही राष्ट्रीयता के मूल भावों को भी साथ लेकर चलने पर बल देती है। ठीक है। और जो गांधी थे वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिसंबर 1924 से अप्रैल 1925 तक। उनकी जो किताब है हिंद स्वराज, इंडियन इंडियन होम रूल, 1909 में उन्होंने लिखी हिंद स्वराज। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ 1929 में लिखी। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 1928 और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम उन्होंने 1941 में लिखी। और यंग इंडिया जो एक वीकली जर्नल था उसका संपादन किया उन्होंने 1919 से 1932 तक। तो ये गांधी के पॉलिटिकल थॉट्स थे। राम मनोहर लोहिया और समाजवाद से इनका संबंध है। 23 मार्च 1910 को इनका जन्म हुआ था फैजाबाद अकबरपुर यूपी में, एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर। गया अधिवेशन 1934 में ये शामिल हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से उस टाइम पे। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए और 1955 में न्यू सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। मैनकाइंड, कांग्रेस सोशलिस्ट, ये जो पत्रिका है इनका संपादन किया इन्होंने। और 12 अक्टूबर 1967 को इनको मृत्यु हो जाती है। और 7 क्रांतियों की बात करते हैं राम मनोहर लोहिया। जो इनकी फेमस किताबें हैं उन पर नजर मारते हैं। द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पार्टी 1952, द व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन 1960, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1963, फॉरेन पॉलिसी 1963, फ्रैगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड 1965। ये इनकी प्रमुख किताबें हैं। अब इनके राजनीतिक विचार की तरफ आते हैं। जो राम मनोहर लोहिया जी है वो 4 पिलर थ्योरी देते हैं। चौखंबा मॉडल की बात करते हैं जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से जुड़ा हुआ है, जिसमें, और इसका जिक्र इनकी किताब इन फ्रैगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड में मिलता है, चौखंबा मॉडल को, जिसमें वो 4 भागों में बांट देते हैं सत्ता को। एक तो गांव के लेवल पे, एक मंडल लेवल पे, प्रांत लेवल पे, केंद्र लेवल पे। ठीक है। 4 पिलर्स की बात करते हैं। कनेक्टेड टू ईच अदर एंड रिलाई ऑन ईच अदर, कि चारों खंबे हैं उस पर छत टिकी हुई है, एक भी खंबा हटता है तो छत कोलैप्स कर जाएगी। तो ये मॉडल है वो। एंड ये बाद में 5th पिलर की बात करते हैं जिसे वो विश्व संसद कहते हैं, विश्व सरकार इन हिज लास्ट डेज, वो इसकी बात करते हैं विश्व संसद की, विश्व सरकार की। ये 5th पिलर है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की बात की। जिला स्तर पर कलेक्टर का जो पद होता है उसे खत्म करने की बात करते हैं वो, डीएम के पद को एक तरीके से खत्म करने की बात करते हैं। गांधी के समुद्री वृत्त के सिद्धांत से जुड़ा हुआ इनका चौखंबा मॉडल है। लोहिया ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पर भी बल दिया है। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए वो इसकी मांग करते हैं। जो 7 क्रांति का सिद्धांत देते हैं, 7 रेवोल्यूशंस, ये न्यू सोशलिस्ट पार्टी जब इन्होंने बनाई तब उसके कोटा अधिवेशन में इन्होंने इसकी घोषणा की थी 1966 में। 7 क्रांतियां जो समाजवाद स्थापित करने का प्रयास करती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ वास्तविक समाजवाद की स्थापना करना इनका उद्देश्य है। इनके बिना सामाजिक न्याय स्थापित नहीं किया जा सकता इन 7 क्रांतियों को। तो पहली है स्त्री पुरुष समानता के लिए, दूसरी है रंग भेद प्रजाति भेद के खिलाफ, तीसरी है जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए, चौथी है विदेशी गुलामी के विरुद्ध स्वतंत्रता विश्व राज्य के लिए, आर्थिक असमानता का उन्मूलन करने के लिए, लोकतांत्रिक पद्धति के लिए, सत्याग्रह में विश्वास व हथियारों के निशस्त्रीकरण के लिए क्रांति की बात करते हैं। उपाश्रित और उपेक्षित वर्गों को भी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में हिस्सा देना इन क्रांतियों का उद्देश्य था। लोहिया का समाजवाद गांधी प्लस मार्क्स का जो सम्मिश्रण है ये देखने को मिलता है। जो लोहिया समाजवाद की बात करते हैं वो मार्क्स और गांधीवाद से प्रभावित है। ऐसी व्यवस्था जो समानता में यकीन रखती है और समुदाय को महत्व देती है। संपन्नता व समानता पर आधारित लोहिया का समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद की इसे संज्ञा दी गई है। उपाश्रित वर्ग के कल्याण की बात करता है। गरीबी व जाति से एक साथ लड़ना चाहता हूँ, ये लोहिया ने कथन दिया था। जो ये मॉडल दिया इन्होंने नव एशियाई समाजवाद का, तो ये कहते हैं कि एशिया की जो परिस्थितियां हैं ना वो अलग है। भारत एशिया की जो समाजवादी व्यवस्था है उसके संदर्भ में इन्होंने दिया था कि वेस्ट के मुकाबले अलग परिस्थितियां हैं, तो यहाँ पे एक अलग समाजवादी मॉडल की जरूरत है। तब इन्होंने नव एशियाई समाजवाद दिया था।
मॉडल प्रतिपादित किया था। नवीन समाजवाद की धारणा दी लोहिया ने, इसमें 4 स्तंभ है: समानता, लोकतंत्र, अहिंसा व विकेंद्रीकरण। नेहरू के समाजवाद की आलोचना की उन्होंने और उसे दिखावा करार दिया। लोहिया मार्क्स की तरह परिवर्तन का समर्थन करते हैं, वह गांधी की तरह अहिंसा द्वारा गति देने की बात करते हैं। जब मार्क्स कहता है कि हिंसक क्रांति भी हो जाए, क्रांति के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर लोहिया कहते हैं कि मार्क्स की तरह परिवर्तन का समर्थन तो करते हैं, क्रांति तो चाहते हैं, मगर गांधी की तरह अहिंसा की नीति अपनाना चाहते हैं कि उससे गति दी जाए। लोहिया लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं व शासन सत्ता की भूमिका को स्वीकार किया गया है। लोहिया के समाजवाद में उपाश्रित व उपेक्षित वर्ग को केंद्र में रखते हैं। लोहिया नवीन समाजवाद की धारणा को एशिया इंडिया के परिदृश्य में प्रतिपादित करते हैं। नव समाजवाद के 6 तत्व है, ये 1959 में लोहिया द्वारा दिए गए थे कि आय की असमानता, पारस्परिक आर्थिक निर्भरता, वयस्क मताधिकार पर आधारित विश्व संसद, जीवन का अधिकार व जनतांत्रिक स्वतंत्रता, गांधी जी की समन्वय की तकनीक का प्रयोग या पालन करना, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा का अधिकार। अंतरराष्ट्रीयवाद, विश्व एकजुटता की बात करते हैं लोहिया, जो 5th पिलर बोलते हैं उसे, विश्व संसद, विश्व सरकार को। उसमें वो कहते हैं कि नेहरू के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आलोचक हैं लोहिया। वहां पर विश्व मित्र बनाने की सलाह देते हैं, भारत पाक महासंघ बनाने की सलाह देते हैं, ब्रिटेन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रमंडल से निकलना चाहिए, यह सलाह देते हैं। भारत को एक तृतीय शक्ति का निर्माण करना चाहिए जिसे नव स्वतंत्र राष्ट्र शामिल हों। अंतरराष्ट्रीयवाद राष्ट्रीयता के समर्पण व नैतिक मूल्यों का आधार है, ये कथन लोहिया ने दिया था। अब वो वहाँ पे बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था पर। लोहिया के जो विचार है उन दृष्टिकोणों पर नजर डालते हैं। उपाश्रित दृष्टिकोण की वो बात करते हैं, वंचित और दबे कुचलों को साथ लेकर चलना चाहिए, जाति विहीन समाज की स्थापना करनी होगी, ये बात बोलते हैं वो सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में। वर्ग भेद व जाति भेद का विरोध करते हैं, सामाजिक व्यवस्था के शत्रु हैं ये भेद, वो इस बात को बल देते हैं इस बात पर। सामाजिक हमला करने की बात करते हैं कि अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा, रोटी बेटी के रिश्ते पर बल देते हैं वो। धार्मिक हमला करने की बात करते हैं कि धर्म गुरुओं द्वारा कुप्रथाओं की आलोचना करवाई उन्होंने। राजकीय हमले की बात करते हैं कि मताधिकार, आरक्षण, जमींदारी, इनके माध्यम से जमींदारी का उन्मूलन, आरक्षण व्यवस्था और मताधिकार, सर्व व्यस्क मताधिकार दे के उसका उन्मूलन किया जाए राजकीय हमला एक तरीके से, जिससे भागीदारी बढ़े। आर्थिक हमला करते हैं कि समान कार्य, समान वेतन की बात करते हैं, असमानता के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, गरीब किसानों को मालिकाना हक देने की बात करते हैं। भारतीय समाज की विभाजित व्यवस्था की आलोचना की उन्होंने, जाति विहीन समाज के समर्थक है, पहचान जाति विशेष न होकर नागरिकता हो, राष्ट्रीयता हो, सभी प्रकार के विभाजन को समाप्त करती है, ऐसी आदर्श सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं लोहिया वहाँ पर। भारत के विभाजन पर लोहिया के विचार है। उन्होंने अपनी किताब इन द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन 1960 में मौलाना आज़ाद के विरोध में उन्होंने लिखी थी। ये जो मौलाना आज़ाद ने लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम, ये 1958 में लिखी थी मौलाना आज़ाद ने, तो उसके विरोध में किताब लिखते हैं इन द गिल्टी मैन्स ऑफ इंडियाज पार्टीशन 1960 में। वे विरोध करते हैं उन लोगों का जो भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं। तो उनमें वो जो इन लोगों को मानते हैं उनकी बात करते हैं कि नेहरू, पटेल व कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार माना उन्होंने। नेहरू की सत्ता की भूख थी, पटेल और राजा गोपालाचारी को उन्होंने जिम्मेदार माना, जिन्ना की सांप्रदायिकता इसका कारण माना, हिंदुत्ववादी जो तत्व बड़े अखंड भारत की मांग करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी, इन सबको उन्होंने माना है इसका जिम्मेदार, विभाजन के जिम्मेदार माना है लोहिया ने इन सबको। विभाजन के 8 कारण बताते हैं लोहिया कि ब्रिटिश का कपट है पहला कारण, तो कि उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। दूसरा है कांग्रेस नेतृत्व का वृद्धपन। तीसरा है हिंदू मुस्लिम दंगों की उग्रता। चौथा है जनता में दृढ़ता व सामर्थ्य का अभाव, गांधी की अहिंसा। छठा है मुस्लिम लीग व जिन्ना की द्विराष्ट्र नीति। और सातवां हिंदुत्ववादी तत्वों का अहंकार। आठवां है कांग्रेस का अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थता। और जवाहरलाल नेहरू पर आते हैं, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रहे। 1947 से 1964 इनका कार्यकाल रहा, करीब 17 साल तक प्रधानमंत्री पद पर रहे जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था और 1912 में ये आईएनसी में शामिल हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर बांकीपुर अधिवेशन में। तो 1912 में कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन चल रहा था, तब ये कांग्रेस में शामिल होते हैं। इनके फादर जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे, जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। 1929 में लाहौर अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं पहली बार, और पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई यहाँ पर। 4 बार कुल मिला के वो अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। 1929 में लाहौर में पहली बार बने थे, 1936 लाहौर अधिवेशन में फिर से उन्होंने अध्यक्षता की। 1937 में फैजपुर था, वहाँ पर अध्यक्ष बने, और 1951 से 1954 तक अध्यक्ष रहे यहाँ पर। 1942 में गांधी द्वारा राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया गया उन्हें, और 1955 में भारत रत्न मिला था जवाहरलाल नेहरू को। 3 व्यक्तियों का प्रभाव इनके जीवन पर देखने को मिलता है, ये उस बात को मानते हैं, टैगोर का, मोतीलाल नेहरू और गांधी का।
लंदन का जो इनर टेम्पल था वहां से इन्होंने वकालत की डिग्री ली थी और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने रखा, जो बाद में प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया। इनका जो प्रसिद्ध भाषण था ट्रस्ट विद डेस्टिनी, भाग्यवधु से चीर प्रतीक्षित भेंट, मध्य रात्रि को दिया इन्होंने आज़ादी की, और जो इनकी फेमस बुक्स हैं उनका जिक्र करते हैं, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, टूवर्ड्स फ्रीडम एंड ऑटोबायोग्राफी, लेटर्स फॉर अ नेशन, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द यूनिटी ऑफ इंडिया, ये इनकी प्रमुख किताबें हैं, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मानवतावाद पर जो इनके विचार हैं वो रखते हुए कहते हैं कि व्यक्ति एक नैतिक प्राणी है, नैतिकता कल्याण का आधार है, व्यक्ति व समुदाय के मध्य समन्वय आवश्यक है, आत्मिक प्रेरणा व नैतिक सामर्थ्य व्यक्ति को महान बनाती है, संकीर्ण स्वार्थ से परे हटकर कार्य करना चाहिए, राष्ट्रहित और सामाजिक हित सर्वोपरि है, कल्याण का भाव संस्थाओं को औचित्य प्रदान करता है। धर्मनिरपेक्षता और या पंथ निरपेक्षता पर जो नेहरू के विचार है वो इस प्रकार है। एक तो पश्चिम की धारणा है जो पूर्ण तटस्थता की बात करती है, और भारतीय जो धारणा है वो सकारात्मक दखल या हस्तक्षेप की बात करती है और धार्मिक सहिष्णुता की बात करती है। नेहरू का मानना है कि धर्म का जो मानव जीवन में सकारात्मक योगदान होना चाहिए, राज्य को धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं वे, राज्य विकास कार्यों पर ध्यान दे, धर्म के आंतरिक मामलों में राज्य हस्तक्षेप करने से बचे, धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक है नेहरू। राज्य सामाजिक हित व सामाजिक सुधारों और व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करे, जहां आवश्यक हो वहीं सकारात्मक हस्तक्षेप करे। राज्य द्वारा नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी धर्मों के प्रति व्यक्ति को सहिष्णुता व सौहार्द का भाव रखने की अपील करते हैं। नेहरू की धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता थी, ये बात बोली जाती है। लोकतंत्र पर नेहरू के जो विचार है उस प्रकार है कि श्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते हैं वे इसे, व्यक्ति को स्वतंत्रता व समानता प्रदान करती है, उदारता व सहिष्णुता का भावार्थ जनता की भलाई इसमें निहित है। लोकतंत्र में संस्थाओं की नैतिकता आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। संसदीय लोकतंत्र का समर्थन करते हैं क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व है, निरंतरता है और सामूहिकता के विचार को स्वीकार किया गया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का समर्थन भी करते हैं नेहरू यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीयवाद देखने को मिलता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अग्रणी भूमिका में थे नेहरू। राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयवाद की पूर्व शर्त है, ये बात नेहरू बोलते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद का समर्थन किया है उन्होंने क्योंकि वो शांति को आवश्यक शर्त मानते हैं और तार्किक और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की बात करते हैं और सांस्कृतिक बहुलता को स्वीकारते हैं। यूएन का समर्थन करते हैं वो, यूनाइटेड नेशंस का, और इसके चलते उन्होंने एक ब्लंडर भी किया है जिसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है कि वो हमारे अभिन्न जो अंग है, हमारा एक राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, उसके विवाद को वो वहाँ पे यूएन के अंदर लेके गए, तो उसके लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। निशस्त्रीकरण की बात करते हैं वे। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए यूएन जैसे संस्थाओं के महत्व पर बल दिया है उन्होंने। मानव कल्याण को स्थायित्व प्रदान करती है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए ऐसी संस्थाएं, ये बात वो बोलते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद पर जो उनके विचार है उनसे जुड़ा, समानता से जुड़ा विचार है समाजवाद। वैसे नेहरू इंग्लैंड के फैबियन समाजवादियों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। वो कहते हैं जो फैबियन समाजवादी हैं वो शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद को स्थापित किया जाएगा, इस बात की बात करते हैं। स्वतंत्रता और समानता पर बल देते हैं और मिक्स इकोनॉमी को मानते हैं। वहीं पर जो मार्क्स हैं वो इनसे काफ़ी अलग विचार रखते हैं। मार्क्स क्रांति पर बल देता है और केवल समानता की बात करता है। ठीक है, तो भारत का फैबियनवादी भी कहा जाता है नेहरू को। नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को स्वीकार किया उन्होंने और यूएसएसआर से नियोजित विकास के लिए 5 वर्षीय योजना उन्होंने अडॉप्ट की एक तरीके से, जिसमें अर्थव्यवस्था या सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिकरण और समानता ली गई है यूएसएसआर से। यूएसए के पूंजीवादी मॉडल से स्वतंत्रता, लोकतंत्र व निजी पूंजी का अस्तित्व लिया है। नेहरू ने लोक कल्याणकारी व लोकतांत्रिक समाजवाद का ढांचा खड़ा किया है। आर्थिक लोकतंत्र को भी स्थान दिया है उन्होंने। आर्थिक लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र की पूर्व शर्त माना है। उनका मानना था कि वोट की अपेक्षा रोटी जरूरी है। संसाधनों के न्याय सम्मत वितरण पर बल दिया है उन्होंने। नेहरू का विज्ञान व तकनीक पर विचार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर विशेष बल देते हैं नेहरू। विज्ञान ही इस देश की समस्या को सुलझा सकता है। मानव कल्याण से जुड़ा नेहरू का विचार था। बांध, एम्स, आईआईटीज, आईआईएम को इन्होंने मंदिर की संज्ञा दी। नेहरू विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा आधुनिकीकरण के समर्थक थे। राजनीतिक, वो कहते हैं कि राजनीति मुझे अर्थशास्त्र में लाई, अर्थशास्त्र मुझे विज्ञान में, तथा विज्ञान ने मुझे गरीबी, रूढ़िवादी व अंधविश्वासों के विरुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। ये बात नेहरू बोलते हैं। जातिवाद धर्म के संकीर्ण अधिकारों की आलोचना की उन्होंने। भविष्य विज्ञान से मैत्री करने वालों का है, ये कथन दिया उन्होंने। गांधी नेहरू में मतभेद थे जो थे वो, गांधी ने अपने दर्शन में आध्यात्मिकता पर जोर दिया, वहीं नेहरू ने विज्ञान को विशेष महत्व दिया। गांधी स्वराज व विकेंद्रीकरण को स्वीकारते हैं, नेहरू ने समाजवाद पर विशेष बल दिया।
गांधी ने भारी उद्योगों की आलोचना की है। नेहरू उद्योगों को मंदिर की संज्ञा देते हैं। गांधी सर्वधर्म सद्भाव की बात की है, वहीं नेहरू धर्मनिरपेक्षता पर बल देते हैं। गांधी ने आधुनिक सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा है तथा संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की है। नेहरू ने आधुनिक सभ्यता को विकास के लिए जरूरी बताया है तथा संसदीय लोकतंत्र को लोकतांत्रिक व्यवस्था की श्रेष्ठता से जोड़ा है। तो ये नेहरू के विचार थे। वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इन पे बात करते हैं अब। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता थे वे। 28 मई 1883 नासिक भंगूर में गांव में इनका जन्म हुआ। 50 वर्ष की इनको सजा सुनाई गई क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। एंड फर्ग्यूसन कॉलेज में ये पढ़ रहे थे। वहीं रहते हुए इन्होंने अभिनव भारत संगठन बनाया 1904 में। स्वतंत्रता के लिए अहिंसक साधनों का समर्थन किया। व मित्र मेला गुप्त क्रांतिकारी संगठन इन्होंने 1899 बनाया। 1897 क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा इन्होंने। 5 इंडियन सोसाइटी की स्थापना की 1906 में और बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु माना। यानी कि जो किताब है उनमें सबसे ज़्यादा फेमस हिंदुत्व है, जो 1923 में इन्होंने लिखी थी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1909 में लिखी। माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ 2021 में पब्लिश हुई है। हिंदू पदशाही 1925। हिंदू राष्ट्र दर्शन ये 1949। 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1963। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं सावरकर, जिसमें वो हिंदू राष्ट्र की बात की है उन्होंने। कोई परंपरा नहीं बल्कि एक प्रजाति व राष्ट्रीयता है, हिंदू को लेके ये बात बोलते हैं वो। पितृभूमि व पुण्य भूमि मानता है वह हिंदू है, जो मतलब भारत की भूमि को अपनी पितृभूमि या पुण्य भूमि मानता है वही हिंदू है। 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। और हिंदुत्व की बात वो करते हैं कि हिंदू धार्मिक व्यवस्था से भिन्न है हिंदुत्व। हिंदू शब्द का आश्रय हिंदू धर्म व परंपरा से ना होकर सिंधु नदी से समुद्री तट तक रहने वाले सभी लोग हैं। ये विस्तृत भारतवर्ष की बात करते हैं यहाँ पर। हिंदूवाद के बजाय हिंदुत्व शब्द को प्राथमिकता दी इन्होंने। हिंदुत्व की विशेषता यह है कि हिंदू वह है जिसके माता पिता इस देश के नागरिक हों, सांझी प्रजाति के साथ रक्त संबंध होने चाहिए, सांझी भूमि पर रहते हों, सांझी संस्कृति, समान विचार, प्रथाएं, त्योहार, आध्यात्मिक आचरण शामिल हो, धार्मिक व सांस्कृतिक एकता हो। हिंदूवाद की आलोचना की है उन्होंने कि जाति व्यवस्था असमानता का भाव पैदा करती है। ये बात वो बोलते हैं कि कुत्ते बिल्ली के चलने से रास्ते अपवित्र नहीं होते तो मानव के चलने से कैसे हो सकते हैं। ये बात सावरकर बोलते हैं। जिनेवा वेद सबके लिए होने चाहिए, ये बात सावरकर बोलते हैं। हिंदुत्व हिंदूवाद से भिन्न है। तो लास्ट में वो ये बात से कहते हैं कि हिंदूवाद और हिंदुत्व दोनों में भेद है। ठीक है, तो ये था विनायक दामोदर सावरकर का दर्शन, उनके विचार। अब हम पढ़ेंगे भीमराव अंबेडकर को। समाज सुधारक व एक अर्थशास्त्री थे, कानून निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। 4 PhDs की इन्होंने। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ माऊ में, मध्य प्रदेश में। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके जो पिता थे वो एक सूबेदार थे, रामजी मालोजी सकपाल, और इन्हें भारत रत्न मिला 1990 के अंदर। न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक लंदन से पढ़ाई की इन्होंने। और कार्य जो इनकी रचनाएं हैं ज़्यादातर वो आपको मैं बताता हूँ कि 1924 में दलित वर्गों के कल्याण हेतु संगठन की स्थापना की इन्होंने। 1927 में महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें सार्वजनिक तालाबों से पानी के लिए ये किया गया था। गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया और दलितों का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। 1930 से 32 जो 3 सम्मेलन हुए उनमें गांधी के साथ पूना पैक्ट साइन करते हैं 1932 में। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन करते हैं। प्रारूप समिति के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे। वह प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। वह हिंदू कोड बिल पर विवाद हो जाने के चलते 1951 में नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दिया इन्होंने। 1954 में बौद्ध धर्म अपनाया। और 6 दिसंबर जिस दिन की मृत्यु हुई 1956 में, वो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी जो फेमस किताबें हैं उनमें अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, द अनटचेबल्स, बुद्धा एंड हिज धर्मा, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमन, इसकी ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मैगजीन से जो उन्होंने संपादित की, मुक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1929, जनता 1930। सामाजिक न्याय जाति भेद पर अंबेडकर अपनी किताब अनाइलेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं कि वर्ण क्या है कि कर्म पर आधारित था। शूद्र वर्ग की उत्पत्ति होती है ब्राह्मणों व क्षत्रियों के संघर्ष के कारण। जिन क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी, ब्राह्मणों ने उनको शूद्र का दर्जा दे दिया, अधिकारों से वंचित कर दिया गया। फिर वो जाति के संदर्भ में कहते हैं कि आर्थिक जीवन की उन्नति के कारण जातियों का जन्म हुआ, अलग अलग स्थान पर लोग गए, रीति रिवाजों को अपनाया और काम धंधा जो अपनाते थे उसके हिसाब से जातियां बनी।
फिर वो अस्पृश्यता पर लिखते हैं कि बौद्ध ब्राह्मण संघर्ष के कारण बौद्ध धर्म में शामिल जो लोग थे उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया और ब्राह्मणों द्वारा आचरण नियम बनाए जो नियम थे वो ब्राह्मणों द्वारा ना मानने पर उन्हें अस्पृश्य बता दिया बोला गया। जाति भेद के विरोध में अम्बेडकर के तर्क। जाति भेद के विरोध में जो अम्बेडकर के तर्क है उन पर नजर मारते हैं। हिंदू समाज विभाजित जाति भेद के कारण हुआ है। इसके कारण बाह्य आक्रमणों के कारण टिक नहीं पाया। जाति भेद के कारण हिंदू समाज बंद समाज बन गया है तथा गतिशीलता रुक गई है, जिससे इसका प्रसार नहीं हो पाया। जाति व्यवस्था के कारण निम्न जातियों का शोषण होता है तथा उन्हें हीन व्यवसाय अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है तथा उन पर अनेक अयोग्यताएं लाद दी जाती है। जाति भेद स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के आदर्शों के विरुद्ध है। व्यक्ति की गरिमा के सिद्धांत के विरुद्ध है। जाति भेद जाति पर आधारित संघर्ष व हिंसा का रूप लेता है। जाति भेद की समाप्ति पर अम्बेडकर के जो विचार थे वो इस प्रकार है कि भारत में जाति भेद की जड़ें हिंदू धार्मिक ग्रंथों में निहित है। जाति को धार्मिक मान्यता प्राप्त है क्योंकि इसका स्रोत धर्म ग्रंथों में है। जाति पवित्रता व आस्था का विषय बन गई है, जिस कारण जाति पर तार्किक दृष्टि से विचार नहीं हो पाता है। अम्बेडकर के अनुसार जाति का बीज नाश करने के लिए जाति को धार्मिक जड़ से अलग करना होगा और निहित पवित्रता के भाव को नष्ट करना होगा। इसके लिए निम्नलिखित तर्क देते हैं वो कि हिंदू धर्म का केवल एक मानक ग्रंथ हो और व्याख्या तार्किक तरीके से की जाए। धार्मिक पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर हो। अधार्मिक व्यक्तियों को राज्य का कर्मचारी माना जाए। राज्य वेतन दे। कर्तव्य अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जाति को समाप्त करने के लिए अंतर्जातीय विवाह किए जाएं। विभिन्न जातियों के मध्य खान पान व मेल मिलाप को बढ़ाने पर जोर देते थे। अछूतों को स्वाभिमान के साथ रहने व हीन व्यवसाय को छोड़ने को कहा उन्होंने। जाति व्यवस्था विखंडन के बिना सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं हो सकता, ये बात अम्बेडकर बोलते हैं। बाद में गांधी की आलोचना भी की जाती है, ये बोल के कि जाति आधारित पदों के वितरण को मान्यता देकर संविधान में और संस्थाकरण कराया उन्होंने संविधान के अंदर, ये बात बोल के उनकी आलोचना की जाती है। वहीं पे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दलित हितों की बात की उन्होंने, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ, ये भी बोल के उनकी आलोचना की जाती है। अरुण शौरी अपनी किताब वर्शिप फॉल्स गॉड में लिखते हैं कि अम्बेडकर की आलोचना करते हैं और झूठा भगवान कहा उन्होंने अम्बेडकर को। महत्वपूर्ण यह है कि स्वराज किनके हाथों में रहता है उससे तय होगा दलितों का हित सुनिश्चित होगा या नहीं। ये गांधी से मतभेद के ऊपर उन्होंने अम्बेडकर ने कहा। डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन एक किताब है धनंजय कीर की, जिसमें उन्होंने काफ़ी गहनता से विचार किया अम्बेडकर के जीवन पे। तो अम्बेडकर का जो राज्य समाजवाद का सिद्धांत है जन कल्याण के लिए, उस पर नज़र मारते हैं अब। उत्पादन के महत्वपूर्ण साधनों पर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया उन्होंने आज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिससे गरीबी का खात्मा हो, ठीक है। और तेज आधुनिकीकरण के समर्थन है वो, और समानता की बात करते हैं। वर्ग विशेष के हितों की अपेक्षा समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना। मूल तत्व जो बात करते हैं वो संसाधनों पर राज्य नियंत्रण हो। उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों पर निजी स्वामित्व के पक्षधर हैं वो। पूंजीपति श्रमिकों को अधिक से अधिक वेतन दे, उनके सुख दुख में शामिल हो। मजदूर उद्योगपतियों के बीच मानवीय संबंध स्थापित करने के पक्षधर थे वे। कृषि के क्षेत्र में राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। राज्य को किसानों की सहायता व पूंजी का निवेश करना चाहिए। राज्य समाजवाद में अम्बेडकर बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण पर बल देते हैं। इसके दो लाभ होंगे अम्बेडकर के अनुसार कि लोगों को अधिक सुरक्षा का भाव मिलेगा और सरकार के पास पूंजी जमा होगी। सामाजिक लोकतंत्र सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं अम्बेडकर कि राजनीतिक लोकतंत्र की पूर्व शर्त है कि सामाजिक लोकतंत्र, समाज के स्तर पर समानता लाना, लोकतांत्रिक मूल्यों को लागू करना। समता मूलक समाज ही लोकतंत्र की शर्त है। जाति भेद का अंत, स्वतंत्रता व समानता की वह बात करते हैं। सामाजिक लोकतंत्र एक जीवन पद्धति के तौर पर है। सामाजिक लोकतंत्र के 4 स्तंभ है अम्बेडकर के अनुसार: समानता, स्वतंत्रता, जाति भेद रहित समाज और अस्पृश्यता रहित समाज। इसकी वो बात करते हैं। गांधी अम्बेडकर के बीच मतभेद देखने को मिलते हैं। समानता की बात के ऊपर समानतावादी हैं, दलितों का उत्थान की बात करते हैं और अस्पृश्यता का उन्मूलन करते हैं। अम्बेडकर वर्ण, जाति व अस्पृश्यता सभी को विरोधी है और विरोध करते हैं कि ये होनी ही नहीं चाहिए। गांधी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के समर्थक है कि रहे वो, मगर अंदर से वर्ण भेद को दूर करना चाहते थे। हृदय परिवर्तन द्वारा, सुधारवादी विचारों के द्वारा गांधी चेंज करना चाहते थे और अम्बेडकर नकारते थे कि सिरे से खारिज कर दिया जाए इन्हें। अम्बेडकर जातिविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। संपूर्ण दृष्टि से वर्ण व्यवस्था की समाप्ति चाहते थे। अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की, जिसका गांधी ने विरोध किया तथा अनशन पे बैठ गए, जिसके चलते फिर पूना पैक्ट उन्होंने साइन किया और ये अंतर विरोध खत्म हुआ इन दोनों के बीच। महात्मा कोई अमर व्यक्ति नहीं है, ना ही कांग्रेस अमर संस्था है। कई महात्मा आए और चले गए, अस्पृश्य लोग अस्पृश्य ही बने रहे। अम्बेडकर ये कहकर आलोचना करते हैं गांधी की
गांधीवाद विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले लोगों का दर्शन है, अंबेडकर के अनुसार। अंबेडकर यहाँ पर भी गांधी की आलोचना करते हैं। सामाजिक सुधार के बिना राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हो सकता, ये बात अंबेडकर बोलते हैं। अब बात करते हैं मोहम्मद इकबाल की। जो मोहम्मद इकबाल है, इन्हें अलामा इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फेमस पोएट थे और मुस्लिम नवोत्थान के जनक भी माना जाता है इन्हें, और राजनीतिक विचारक भी थे ये। इनका जन्म 9 नवंबर 1877 सियालकोट पंजाब में हुआ था। लाहौर से इन्होंने एमए की और उसके बाद वो दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए कैम्ब्रिज चले गए। 1922 में इन्हें सर की उपाधि मिली ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 1930 में इन्हें मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बनते हैं। जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना 1906 में हुई थी ढाका में। गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें मुसलमानों के प्रतिनिधि के तौर पर चुने जाते हैं। अलामा इकबाल, मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता के रूप में जाना जाता है इन्हें। इनकी जो किताबें हैं, द सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ 1915 में आई, द कॉल ऑफ मार्चिंग बेल 1924, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन थॉट्स इन इस्लाम 1930, द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया 1908, जावेद नामा और स्ट्रे रिफ्लेक्शंस 1961, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। सारे जहां से अच्छा इन्होंने लिखा था। आरंभ में राष्ट्रवादी थे। 1930 के बाद से सांप्रदायिक विचार उभरे इनकी विचारधारा में। हिंदू मुस्लिम एकता पर विचार थे जो इनके, उन पे गौर करते हैं कि आरंभिक दौर में राष्ट्रवादी विचारक रहे। हिंदू मुस्लिम एकता व देशभक्ति को अपने चिंतन का आधार बनाया। राष्ट्र के लिए व्यक्तियों को अपने धार्मिक आचरण को पीछे रखना होगा। उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए लोगों को प्रेरित किया, ये बात बोलते हैं ये। परिंदे की फरियाद तराना है हिंद में राष्ट्रीय एकता का समर्थन किया इन्होंने। राष्ट्रवाद का समर्थन करते हुए इकबाल ने पाश्चात्यकरण का विरोध किया व पाश्चात्यकरण को राष्ट्र के लिए हानिकारक बताया है। यूरोपीय सभ्यता की आलोचना की इन्होंने। यूरोपीय सभ्यता केवल तर्क व बुद्धि पर आधारित है, जिसमें दया करुणा जैसे मानवीय गुणों का अभाव है। स्वार्थ को बल मिलता है जिससे। पाश्चात्य शिक्षा में प्रेम व अनुभूति का कोई महत्व नहीं दिया गया है। उपभोक्तावादी दृष्टिकोण, यूरोपीय आत्महीन ज्ञान बोला जो यूरोप का ज्ञान है, पाश्चात्य शिक्षा है उसको, जिसके कारण अर्थहीन है। और वो अपोज करते हैं वेस्टर्न थॉट को पूरा, और खुदी का सिद्धांत देते हैं जिसमें व्यक्ति का विकास की चरम अवस्था बोलते हैं वो खुदी को, सेल्फ डेवलपमेंट की। वहां पर वो कहते हैं आदर्श गुण है कि नैतिक व धार्मिक आचरण, कर्तव्यों का पालन, प्रेम करना, सहानुभूति का भाव रखना, अच्छाई की प्राप्ति, व्यक्ति की आदर्शता, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो पाएगा खुदी के सिद्धांत के हिसाब से, ये बोलते हैं। इकबाल कहता है जो व्यक्ति अपने अंतर्गत अच्छाई प्राप्त करनी चाहिए तथा उसको प्राप्त करने जीवन में नए लक्ष्यों की तरफ बढ़ना चाहिए। खुदी के 3 नियम बताए हैं। साधक धर्म की आज्ञा का पालन करना, अपने ऊपर नियंत्रण रखे, आत्मनियंत्रण की बात करते हैं। व्यक्ति को भगवान का प्रतिनिधि बनकर रहना चाहिए। फिर इनमें उग्र इस्लामी राष्ट्रवाद के विचार देखने को मिलते हैं 1930 के बाद में, जब ये ज्वाइन कर लेते हैं मुस्लिम लीग उसके बाद से। ठीक है, तो उसके बाद ये उपनिवेशवाद का पहले विरोध कर रहे होते हैं, बाद में इस्लाम की तरफ अतिवादी दृष्टिकोण अपना लेते हैं। पाकिस्तान की मांग का समर्थन करते हैं, विभाजन का समर्थन करते हैं, और सर्व इस्लामवाद की बात करते हैं, मुस्लिम दुनिया की एकता की बात करते हैं। 1930 इलाहाबाद मुस्लिम लीग की बैठक में पाकिस्तान का सैद्धांतिक आधार रखा गया, जिसे सहमति दी अलामा इकबाल ने। पंजाब, पश्चिमोत्तर और सीमा प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान आदि राज्यों को मिलाकर एक पृथक पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान का सैद्धांतिक आधार में बात कही गई। ऐसी राष्ट्रीयता की कल्पना की जिसका आधार देश नहीं धर्म है। भारत पाकिस्तान विभाजन के विचार को बल दिया। यह विचार दिया कि भारतीय मुसलमानों को एक इस्लामिक राज्य की आवश्यकता है जिसका नाम पाकिस्तान होगा। ये इकबाल बोलते हैं। तो ये इकबाल थे। अरविंद घोष जो भारतीय राष्ट्रवादी परंपरा के एक विचारक है। 15 अगस्त 1872 को उनका जन्म होता है। बंगाल, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। पिता इनके कृष्णधन घोष थे जो एक डॉक्टर थे। 7 वर्ष की आयु में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। 1892 में भारत लौटते हैं और 1905 से 1910 बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के रूप में राजनीतिक कार्य करते हैं। बंगाल का विभाजन हो गया था और जिसके लिए लड़े वहाँ पर। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन द गीता, द सिंथेसिस ऑफ योग एंड सावित्री, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पद्धतियों से हटकर 3 सूत्रीय कार्यक्रम की बात कही इन्होंने, जिसमें ब्रिटिश शासन का खुला विरोध पहला, दूसरा विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार, तीसरा छिपे रूप में सैन्य क्रांति की तैयारी करना। स्वतंत्र भारत का सपना देखा था वह, उसके लिए सैनिक क्रांति को अवश्य मानते थे अरविंद घोष। हिंसा को जायज ठहराना चाहिए क्योंकि यह हिंसा एक राष्ट्र की स्थापना के लिए है, ना कि आतंक के लिए, यह अरविंद घोष का कथन है। हिंसा 2 आयामों पर केंद्रित होगी, वो ये बात बोलते हैं। पहला, पुल व अन्य ब्रिटिश इमारतों को नुकसान पहुंचाना। दूसरा, चुनिंदा ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना। वो ये बोलते हैं कि सशस्त्र क्रांति करनी होगी स्वतंत्रता के लिए, एंड जो कांग्रेस की पद्धतियां हैं वो उसका विरोध करते हैं कि इनसे स्वतंत्रता हमें नहीं मिलेगी, और पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं।
अरविंद घोष को भारतीय मनीषी की संज्ञा दी एनी बेसेंट ने। अरविंद आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक थे। अरविंद का राष्ट्रवाद मानव नागरिक समानता पर बल देता है। अपने जीवन के नियमों का पालन करना ही स्वतंत्रता है, ये अरविंद घोष बोलते हैं। और रूसो और भगवत गीता के विचारों का समन्वय मिलता है उनके स्वतंत्रता संबंधित जो वो विचारधारा रखते हैं उसमें। राज्य पर घोष के विचार इस प्रकार है कि आदर्शवादी राज्य को संपूर्ण शक्ति प्रदान करते हैं वे, परिवार व समाज को राज्य के अधीन ले आते हैं। तो ये अरविंद घोष के विचार थे।